दोस्तों मोदी जी ने तो कहा कि अगले 1 साल तक डोंट बाय गोल्ड, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इफ यू बाय स्टॉक्स एंड नेवर सेल इट। आज की इस वीडियो में मैं अपनी पोर्टफोलियो के ऐसे स्टॉक्स दिखाने वाला हूं जिनमें कि मैंने बाय तो किया लेकिन मैंने कभी सेल नहीं किया। क्या स्टॉक मार्केट में बाय एंड फॉरगेट स्टॉक्स काम करते हैं, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक स्क्रीनर भी बताऊंगा जिसके जरिए हम खुद की स्टडी के लिए स्टॉक्स में एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं वो एज एन एग्जांपल है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल कॉल नहीं है। तो यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो की पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है अरविंद लिमिटेड। इस अरविंद लिमिटेड में मैंने बाइंग जब की थी तब ये करीब करीब 23 रुपये 42 पैसे के आसपास था। यहाँ पे टोटल रिटर्न्स करीब करीब 1790% के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स है। अब यहाँ पे बाय एंड फॉरगेट या बाय एंड नेवर सेल का मतलब ये है कि मैंने बाय तो किया लेकिन बाय करने के बाद मान लीजिए प्राइसेस 50% ऊपर गए, फिर से यहाँ पे गिरावट हो गई, मान लीजिए फिर से यहाँ पे 100% ऊपर गए, फिर से 50% की गिरावट हो गई, तो ऐसे सिचुएशंस में सेल नहीं करना। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आता होगा कि रियल वेल्थ जो है, राइट, रियल वेल्थ बाई करने से नहीं बट कि होल्ड करने से बनता है। होल्ड करने से कैसे बनता है? मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए पे बाई की, वो 100 रुपए गिरकर 50 रुपए हो गया, तो यहां पर अगर आप सेल कर देते हैं तो आपका लॉस कितना है? 50%। वहीं पे एक अदर इन्वेस्टर ने इस 50 रुपए के प्राइस पर अपॉर्चुनिटी देखी, उसने यहां पर बाई किया और 100 रुपए के आसपास जाके सेल कर दिया। अब यहां पे प्रॉफिट उसका क्या होगा? 50% नहीं, 100% प्रॉफिट होगा। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्जिविटी तो मैटर करता है, यानी कि ड्यूरेशन टाइम मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ होल्ड करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी कि बाई करने के बाद होल्ड करना मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 रुपये 43 पैसे के आसपास का जो बाइंग प्राइस है वो कहाँ पे, आप ये देखिए, वो एक बॉटम के आसपास है। बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन बॉटम के आसपास की एनालिसिस करने के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। आगे हम वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ एक सिंपल सी मेरी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलनी चाहिए जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करता हूँ किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पे अरविंद लिमिटेड में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मिल रही थी? 360 रुपए के आसपास से गिरकर 21 रुपए पर था। तो खोने के लिए यहाँ पे क्या था? खोने के लिए 21 रुपए, पाने के लिए यहाँ पे क्या था? पाने के लिए पूरा यूनिवर्स पड़ा है। तो स्टॉक मार्केट में जो आपका डाउन साइड होता है, राइट, डाउन साइड लिमिटेड होता है लेकिन अप साइड अनलिमिटेड होता है। ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करीब 2018 में अरविंद लिमिटेड ने स्पिन ऑफ किया था, डीमर्जर्स वगैरह हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो प्राइसेस में गिरावट हुई थी इनके। कुछ फंडामेंटल्स क्या चेंज हुए थे उसको यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपको बातें क्लियरली समझ में आएंगी। और हाँ, ये बताते बताते मैं आपको बताना भी भूल गया कि S4R जो हमारा ऐप है, राइट, यहाँ पर अभी तक आप नहीं आए तो आप जरूर से जरूर आइए। जो हमारी स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोज़ हैं उनमें हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस वाले पैटर्न्स, यानी कि बुलिश हरामी अगर पैटर्न है तो कैसे फिगर आउट करना है, अगर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रही है तो कैसे फिगर आउट करना है, वो एग्जांपल्स के साथ, लाइव एग्जांपल्स के साथ चार्ट्स में हम वहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। तो ये सब बातें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए। ठीक है, जब भी बेसिकली हम एनालिसिस करते हैं चार्ट में तो हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ही साथ, तो ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अरविंद लिमिटेड के फंडामेंटल्स आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.84% के आसपास है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.40 है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 5 का है, एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का मात्र 3% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 28 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जब भी मैं देखता हूँ तो मोर ओवर ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखता हूँ, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मैं देखता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसके साथ ही साथ मैं ग्राहम नंबर देखता हूँ, एंड
मैं इंट्रिंसिक वैल्यू फिगर आउट करता हूं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फिगर आउट करते हैं, ग्राहम नंबर क्या होता है, ये सब S4R पर हमने क्लियरली डिस्कस कर रखा है, तो वहां पर आप जरूर से जरूर आइए। ठीक, चलिए यहाँ पर अब देखिए 2014 में एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं देखता हूँ, 2014 में सेल्स 6,800 करोड़ का था, बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा। 2018 में थोड़ा सा कम हुआ, यही वो पॉइंट था जहां पे इन्होंने डीमर्जर्स किए, लेकिन उसके बाद आप देखिए ये बढ़ा। 2020 के बाद ये गिरावट हुई क्योंकि अंडरस्टैंडेबल था, कोविड की वजह से थोड़े बहुत बिजनेसेस इंपैक्ट हुए थे, खासतौर पे ऐसे बिजनेसेस। तो यहाँ पे सेल्स में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न दिखने को मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलना चाहिए इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एवरेज कितना है यहाँ पे 275 रुपए, एंड रिटर्न्स कितना मिल रहा है 1040% के आसपास। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%, डिविडेंड यील्ड 0.80%, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1.44 के आसपास है। जनरली ऐसी कंपनियां मैं प्रेफर नहीं करता हूं जहां पे डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होती है, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसे चाहिए होते हैं कंपनी को रन करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर करना होता है कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए, कच्चे माल की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ऐसे में ऐसी बातें भी समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि भाई किस सेक्टर में कहाँ पे पैसा चाहिए होता है, कहाँ पे डेट ज़्यादा होता है। अब बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में तो डेट टू इक्विटी 4, 5, 10 भी होता है, तो इसका मतलब कि बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है। तो इसलिए सारी बातें जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का करीब 10% के आसपास रहा है, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 22 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है हाथवे, ये भी मेरी पोर्टफोलियो में है, बदकिस्मती से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 36 रुपये के आसपास है, एंड करेंटली 71% के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि हैथवे आपने क्यों बाई किया। देखिए, हैथवे बाई करने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट सॉलिड रीजंस नहीं थे, हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल रही थी बिजनेस के टर्म्स में, तो उसको सोचकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का क्रक्स, जिससे कि आपको बहुत अच्छी बातें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मान लीजिए मेरी पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हर स्टॉक में 10,000 रुपए का कर रखा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अब टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपए का। ठीक, अब वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लेते हैं कि मात्र 3 कंपनियां आगे चलकर, ये जो हमने देखा ना 1000% रिटर्न्स, 1500% रिटर्न्स, 2000% रिटर्न्स, मल्टी बैगर बनती हैं। बाकी 7 कंपनियां हम कहें कि वर्स्ट केस में बंद हो जाती हैं। बंद का मतलब क्लोज, जैसे कि हैथवे, राइट, 71% अब ना के बराबर है। अब देखते हैं कि इस सिनेरियो में क्या होता है। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर तो बाबा लोग भी बता सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर बताना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लॉजिकल बातें समझा सकता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में हम कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं एंड कैसे रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो यहाँ पे 10 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, राइट। अब इनमें से 7 कंपनियां जो है बंद हो गई, यानी कि आपका 70,000 सीधे सीधे ये जीरो हो गया। ठीक, अब 10,000 जो पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी 10,000 और तीसरी कंपनी 10,000, ये 10,000 यहाँ पे 15 गुना हो गए, यानी कि 1,50,000 हो गया। ये 10,000 यहाँ पे 10 गुना हो गए, यानी कि 1 लाख रुपए हो गया। और ये 10,000 यहाँ पे 20 गुना हो गए, यानी कि 2 लाख रुपए हो गया। अब देखिए आपका इन्वेस्टमेंट 6, 7 साल, 8 साल के बाद कितना हो गया। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या, टोटल अमाउंट 1.5, 2.5, 4.5 लाख रुपए। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया 1 लाख का। तो यहाँ पे अभी भी 4.5 गुना मल्टी बैगर पे आपकी पोर्टफोलियो है। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क मिटिगेशन के लिए हमें जो हम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें डाउन साइड कितना जा सकता है, जीरो हो सकता है, वो पता रहता है। पीटर लिंच हमारे कहते हैं कि डाउन साइड
मार्केट में हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि कोई हमारी जेब से पैसे नहीं निकाल सकता है। लेकिन अपसाइड यूनिवर्स किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। 16,000 गुना भी सियरा सैनिटरीवेयर में हमारे विजय केडिया जी को मिले, तो इसका मतलब ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि तब जब स्टॉक में ऑलरेडी 40% या उससे ज़्यादा की गिरावट हुई हो। मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ ऑलरेडी 60 रुपये पे आ चुकी है, तो यहाँ पे खोने के लिए सिर्फ 60 रुपये, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खोने के लिए 100 रुपये हैं। तो बस ये दो इम्पॉर्टेंट बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हमारे क्वेरी पर। तो इन सब बातों के लिए मैं क्या करता हूँ, जनरली गिरावट हुई हो के लिए क्या है कि हाई प्राइस ऑल टाइम माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस ऑल टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इट शुड बी ग्रेटर देन 50%, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनमें कि ऑल टाइम हाई से 50% से ज़्यादा की गिरावट हुई हो। अब इसमें तो भाई हैथवे भी आ जाएगा, इसमें तो बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 2,900 कंपनियां यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसकी एनालिसिस अगर हम करने लगे तो महीनों नहीं सालों लग जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड करने होंगे। और वो पैरामीटर्स क्या हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हो पिछले 5 सालों में 15% या उससे ज़्यादा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली 12% या उससे ज़्यादा ग्रो कर रही हो, कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से कम हो, एंड DII होल्डिंग यानी कि उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिल रही हो। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऐड करने के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डिफाइनिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये नहीं होता कि 100 रुपए की चीज़ 2 रुपए में आ गई तो खोने के लिए 2 रुपए, वो 2 रुपए भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 100 रुपए की चीज़ 2 रुपए पे आई क्यों, ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो आई क्यों यहाँ से हमें समझ में आता है कि भाई जेन्युइन कारणों से 100 रुपए की चीज़ 40 रुपए पे आ गई है, 60% की गिरावट हुई है, लेकिन सेल्स ग्रोथ इंटैक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इंटैक्ट है, कंपनी का डेट कम है, एंड उसमें इंस्टीट्यूशंस अभी भी बने हुए हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे वो 2,900 कंपनियां यहाँ पे मात्र 55 कंपनियों में रह जाती हैं। तो अब धीरे धीरे करके और भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी कि हमें एनालिसिस करनी होती है। हमें मैनेजमेंट क्या डिसीजंस ले रहे हैं, वो ऑर्डर बुक ओवरऑल क्या है कंपनी में, पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेस क्या है कंपनी का, बिजनेस अगले 15-20 सालों तक रहेगा या नहीं, क्या ऑब्सोलीट हो जाएगा बिजनेस, जैसे कि कोडैक के केस में हुआ था। ये सब बातें भी हमें स्टडी करनी होती है एक एक करके। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे किसी तरह का मल्टी वैगर स्टोरी नहीं है, ये आपको समझना होता है। यानी कि स्टॉक में रिस्क मिटिगेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करके उसको लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो रियल मनी एक्टिविटी से नहीं बनती है बल्कि क्वालिटी होल्डिंग से बनती है। हर 10% 15% की गिरावट और अपवर्ड मूवमेंट पे बाई करना सेल करना बहुत आसान लगता है, लेकिन रियल कंपाउंडिंग के गेम में आने के लिए होल्ड करना बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है। सो इसलिए मेरी पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि मैं शॉर्ट टर्म नॉइज की वजह से सेल करना पसंद नहीं करता हूँ। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि मैं जनरली टैक्सेस फाइलिंग में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ स्टॉक्स को सेल कर करके बाई कर करके। सो मैं उनको लंबे समय के लिए रखता हूँ। हालांकि कई कुछ बार ऐसा भी होता है, जबकि रिसेंटली मैंने सिल्वर में सेलिंग की थी, जबकि हर कोई पान वाला दुकान वाला बातें करने लग गए थे। तो जब हर कोई बात करने लग जाए, हर किसी को पता चल जाए, अब सियरा सैनिटरीवेयर कभी ना कभी तो आके विजय केडिया जी ने सेल किया, तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभार सेल करने का भी समय आता है। सो ऑल इन ऑल फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कुछ क्लैरिटी मिली इस वीडियो को देखकर? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, S4R पर अगर नहीं है अभी तक तो जरूर से जरूर आइए, आपका बहुत स्वागत है।